मुझे लगता है कि ये एक ज़रूरी समय है जब मुझे AMR को डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि आने वाली 26 को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने एक हाई लेवल मीटिंग रखी है AMR के टॉपिक को डिस्कस करने और उस पर नया प्रपोजल लाने के लिए। और लास्ट वीक WHO ने पहली बार एंटीबायोटिक पॉल्यूशन के टॉपिक पर अपनी गाइडलाइंस पब्लिश की है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोगों को AMR के बारे में पता भी होगा कि यह क्या है, कैसे काम करता है और क्यों ये एक बड़ा खतरा बन रहा है। AMR के टॉपिक पर पहुंचने से पहले हमें यह समझना होगा कि एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयां हैं जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को रोकने में मदद करती हैं और इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो कि एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे। एक बार वो अपने लैब में इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे होते हैं। एक ब्रेक के लिए वो छुट्टी पर चले जाते हैं, लेकिन जब वो छुट्टी से वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर रखी हुई पेट्री डिश में एक फंगस पड़ी हुई है और उस फंगस के आसपास कोई भी बैक्टीरिया एक्टिव नहीं है। और उन्होंने उस फंगस को स्टडी करना शुरू किया और वहां से जन्म होता है पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का। अब आते हैं अपने सवाल पे कि AMR क्या है। AMR एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जानलेवा जर्म ऐसी दवाइयों के सामने भी बच जाते हैं जो उन्हें मारने के लिए बनाई गई थी। और ध्यान रहे, AMR कोई नई चीज नहीं है। पेनिसिलिन की खोज और उसके मास प्रोडक्शन के बाद 1970 तक एक गोल्डन एज था एंटीबायोटिक के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन इसके साथ ही इसका पहला ड्रॉबैक देखने को मिल गया था। पेनिसिलिन 1941 में मार्केट में आती है और एक साल बाद 1942 में एस ऑरियस इमर्ज कर जाता है, जिसके ऊपर पेनिसिलिन इनइफेक्टिव होती है, जिसको रोकने के लिए मेथिसिलिन को डेवलप किया जाता है, जो कि एक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक थी। इसे एक सॉल्यूशन के तौर पर 1960 में मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया और सेम ईयर में ये मेडिसिन भी इनइफेक्टिव हो गई। और आज के टाइम पे रिपोर्ट्स को देखें तो 70% से ज्यादा बीमारी फैलाने वाली बैक्टीरिया कम से कम एक एंटीबायोटिक के सामने रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं, यानी कि एंटीबायोटिक अब उन पर काम नहीं करती। और ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है। पब्लिक हेल्थ, फूड प्रोडक्शन और सस्टेनेबल हेल्थ केयर के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे को देखते हुए WHO ने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया, एक्सेस, वॉच, रिजर्व, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है अवेयर। एक्सेस ग्रुप में वो दवाएं आती हैं जिनको आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं और नियर फ्यूचर में इनसे कोई बड़ा खतरा नहीं दिखता है। और दूसरी कैटेगरी है वॉच, जिसमें रखी गई एंटीमाइक्रोबियल दवाओं पर लगातार निगरानी रखनी जरूरी होती है। और रिजर्व लेवल सबसे डेंजरस है और इसीलिए यह रिकमेंड किया जाता है कि रिजर्व क्लासिफिकेशन वाली दवाओं को स्पेशल केस में ही यूज किया जाए। अब अगला सवाल ये है कि AMR बढ़ता क्यों जा रहा है। AMR बढ़ने के कई सारे पहलू हैं। हर पहलू को हम 1 by 1 डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहला फैक्टर है पिल पॉपिंग सिंड्रोम, और ये तब होता है जब लोग दर्द या किसी और छोटी समस्या से राहत पाने के लिए अक्सर दवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसी बारे में PD हिंदुजा हॉस्पिटल के डॉक्टर उमंग अग्रवाल बताते हैं, हमें फीवर में एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल को रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि 70 से 75% तक होने वाला सर्दी या बुखार वायरस की वजह से होता है, जिस पे एंटीबायोटिक्स काम भी नहीं करती। और नेक्स्ट फैक्टर रिलेट करता है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक एक सर्वे कंडक्ट किया, जिसमें 9,652 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और जब उनको मिले प्रेस्क्रिप्शंस को स्टडी किया गया, उसके बाद जो रिजल्ट मिला वो काफी शॉकिंग था, जिसमें 57% दवाएं वॉच ग्रुप को बिलोंग करती थी, केवल 38% ही दवाएं एक्सेस ग्रुप को बिलोंग करती थी। अक्सर ये देखा जाता है कि डॉक्टर्स वाइड स्पेक्ट्रम वाली एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, चाहे मार्केट में उस बीमारी के लिए नैरो स्पेक्ट्रम वाली एंटीबायोटिक अवेलेबल हो या नहीं। AMR के टॉपिक पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की और उसकी एक ऑथर डॉक्टर कामिनी वालिया एक एग्जाम्पल देती है कैसे वाइड स्पेक्ट्रम दवाएं इनइफेक्टिव हो जाती हैं, जिससे ट्रीटमेंट कर पाना काफी मुश्किल होता है। और वो एक एग्जांपल देती है कि कैसे एक कॉमन डायरिया मेडिसिन नॉरफ्लॉक्सिन अब इनइफेक्टिव हो चुकी है। कार्बाफेनम का इस्तेमाल टाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए बढ़ता जा रहा है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट फैक्टर है फार्मा कंपनीज। हर इंडस्ट्री की तरह ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी एंटीबायोटिक के मैन्युफैक्चरिंग पर फार्मास्यूटिकल वेस्ट बनता है और इसकी मिस हैंडलिंग नए ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को जन्म दे रही है, जो कि हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। WHO के डॉक्टर यूकिको कहते हैं कि एंटीबायोटिक प्रोडक्शन से होने वाले पॉल्यूशन को रोकने पर जान बचाने वाली इन दवाओं को सभी के लिए इफेक्टिव बनाए रख सकते हैं। और इसी प्रॉब्लम को
एड्रेस करने के लिए WHO ने एक गाइडलाइन भी पब्लिश की है। अब आते हैं लास्ट सवाल पे, AMR को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें डॉक्टर वालिया 3 चीजें रिकमेंड करती हैं। पहला है प्रिवेंशन, और आप सबको पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डॉक्टर वालिया कहती हैं कि हमें हाइजीनिक तरीके फॉलो करने चाहिए, सैनिटेशन पर बहुत ध्यान देना चाहिए, लोगों को वैक्सीनेटेड होने के लिए बोलना चाहिए। दूसरी चीज है एजुकेशन, हमें डॉक्टर्स को एंटीबायोटिक्स के एप्रोप्रिएट यूज के लिए एजुकेट करना चाहिए। और साथ ही कहती हैं कि स्ट्रॉन्गर मेडिसिन सिर्फ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स को ही देनी चाहिए, और साथ ही साथ पेशेंट्स की टेस्टिंग पर फोकस करना चाहिए। लास्ट है रिसर्च एंड रेगुलेशन, हमें इस फील्ड में अभी भी काफी स्टडी की जरूरत है। एंटीबायोटिक के यूज और एंटीबायोटिक पॉल्यूशन को रोकने के लिए रेगुलेशंस लाने चाहिए।